हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी। दोस्तों, अभी तक लगभग 40 वीडियोज आप तक मैंने पहुंचा दिए हैं और इन 40 वीडियोज में मैं 3 यूनिट आपकी कवर कर चुका हूं। दोस्तों, 3 यूनिट आपकी हो चुकी हैं और आज मैं आपके लिए बीएड सेकंड ईयर के सेकंड पेपर की चौथी यूनिट आपके सामने लेकर आया हूं। और उस चौथी यूनिट का पहला टॉपिक है जो आप पहले भी इस टॉपिक को पढ़ चुके होंगे। यदि किसी कंपटीशन की आपने तैयारी की होगी, IIT 2009 यदि आपने पढ़ा होगा, NCF 2005 यदि आपने पढ़ा होगा, तो निश्चित रूप से ये टॉपिक उसमें बड़े विस्तृत ढंग से आता है। तो उस टॉपिक को लेकर चलो हम चलते हैं दोस्तों, इस पर चर्चा करते हैं। और टॉपिक का नाम है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE, है ना। सबसे पहले तो दोस्तों में CC की फुल फॉर्म देखते हैं, है ना। क्या है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। क्या है? CCE। C कंटिन्यूअस, फिर C ऐसा ही कॉम्प्रहेंसिव और E इवैल्यूएशन, है ना। कंटिन्यूअस या एंड और लगा देते तो क्या बन जाएगा पूरा? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, तो एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, सतत और व्यापक मूल्यांकन। अब हम बात करते हैं कि सतत और CC है क्या। तो देखो, मैं आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन बता चुका हूं, इसकी CC फुल फॉर्म बता चुका हूं, तो मैं सब जगह पर CC बोलूंगा, है ना। तो आपको उससे याद रहेगा, C कंटिन्यूअस, दूसरा C कॉम्प्रहेंसिव और E इवैल्यूएशन। अब बात करते हैं कि CC है क्या है, कब आया, है ना, कार्य क्या है इसका, फॉर्मेट क्या है इसका, आदि आदि कई वीडियोज इस पर आएंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, तो इस पर हम धीरे धीरे एक एक करके चर्चा करते रहेंगे। सबसे पहले CC का तात्पर्य आपको मैं बता देता हूं दोस्तों कि CC है क्या है ना। तो इसमें आप थोड़ा सा ही ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं इसका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब इंपॉर्टेंट चीज आ रही है दोस्तों, याद रखना, विद्यार्थी के शैक्षिक जीवन का समग्र प्रोफाइल है, समग्र प्रोफाइल है ना। एक तो एक चीज याद रखना, समग्र प्रोफाइल है। जो आगे देखो, अब बहुत ही अच्छी चीज आ रही है समझने लायक, जो अधिगम समय एवं सत्र, अधिगम समय एवं संपूर्ण सत्र एवं संपूर्ण सत्र अवधि में। बस इसमें पूरा निचोड़ है आपका, है ना, CCE का। संपूर्ण सत्र अवधि में शैक्षिक एवं सहशैक्षिक, शैक्षिक एवं सहशैक्षिक, शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियों, शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियों का आकलन करता है, का
आकलन करता। देखो बस इस संप्रत्यय को आप याद रखना, आपको क्लियर हो जाएगा सब। देखो क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थी के शैक्षिक जीवन का समग्र प्रोफाइल है। शैक्षिक जीवन का है ना। अब शैक्षिक जीवन में मतलब जिस स्कूल में वो पढ़ रहा है, जिस क्लास में वो पढ़ रहा है, या जिन शिक्षण, और अब आगे देखो जो अधगम समय मतलब जब वो पढ़ रहा है, जिसमें दो शब्द आए ना, सतत एवं व्यापक। सतत का मतलब नियमित, रेगुलर, निरंतर, है ना, कि जब तक वो पढ़ रहा है तब तक पूरे सत्र में उसका दिन प्रतिदिन, हर 7 दिन में, हर 15 दिन में, हर माह में उसका मूल्यांकन बराबर चलता रहना चाहिए, है ना, सतत। फिर आगे क्या है, व्यापक। व्यापक का मतलब क्या है, संपूर्ण। अब संपूर्ण में क्या लें, तो संपूर्ण में वही उसका ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक सभी पक्षों का मूल्यांकन, केवल शैक्षिक उपलब्धि का नहीं। देखो होता क्या था सीसी से पहले, इसको मैं दोबारा समझाऊंगा, थोड़ी सी भूमिका बता दूं। जब सीसी लागू नहीं था, सीसी लागू कब हुआ, पहली बात तो पहले भी मैं बता चुका हूं, सीसीई आया था 2010 में, ठीक है। कब आया था सीसी, 2010 में। कौन से अधिनियम के तहत आया था, आरटीई 2009। मतलब आरटीई 2009 में जो राइट टू एजुकेशन है उसमें ये व्यवस्था की गई सीसीई की, और 2010 में से लागू कर दी, क्रियान्वित कर दिया। क्लियर हुआ। अब मैं बता रहा था कि सीसी जब नहीं था हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, सीसी नहीं था, उससे पहले क्या था, उससे पहले आप देखो होंगे, सॉरी एक सेकेंड। अच्छा तो देख, अब आया समझ में। आगे देखो, अधिगम समय एवं संपूर्ण सत्र। क्या मतलब हुआ कि जब बालक पढ़ रहा है उस समय भी, और जब बालक का सत्र खत्म हो जाए, उसका सेशन किसी क्लास का खत्म हो जाए, जिस क्लास में है, उसके बाद भी। कुल मिलाकर के जिस दिन बालक ने किसी क्लास में प्रवेश लिया उस दिन से लेकर के, और जब उस बालक को लास्ट सत्र के लास्ट में प्रमोट किया जा रहा है अगली क्लास के लिए, उस समय तक उस बालक का नियमित या सतत और व्यापक। व्यापक को मैंने बताया था, व्यापक का मतलब उसके सभी पक्षों का मूल्यांकन। अब सभी पक्ष कौन से हैं बालक के, 3 पक्ष हैं। कौन कौन से, भावात्मक, संज्ञानात्मक और क्रियात्मक, ठीक है। तीनों पक्षों का मूल्यांकन का मतलब व्यापक मूल्यांकन, है ना। और सतत का मतलब नियमित, निरंतर मूल्यांकन। आगे देखो, अब सत्र अवधि में शैक्षिक एवं सह शैक्षिक गतिविधियों का आकलन। शैक्षिक मतलब बालक का सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका मूल्यांकन, बालक ने क्या सीखा, कितना सीखा, कितनी उसने शैक्षिक उपलब्धि या निष्पत्ति प्राप्त की। इसके साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधि, सह शैक्षिक में उसकी संपूर्ण दुनिया आ जाती है, उसका कौशल, उसका चरित्र, उसका नैतिक विकास, उसका चारित्रिक विकास, उसका भावात्मक विकास, है ना, उसकी खेल कूद गतिविधियां, उसका व्यवहार, सब कुछ आ जाता, उसकी रुचियां, उसकी आदत, सब कुछ आ जाता है सह शैक्षिक। तो शैक्षिक एवं सह शैक्षिक उपलब्धियों का सतत और व्यापक मूल्यांकन करना ही क्या है, और इसमें सत्र के दौरान और सत्र की समाप्ति सब कुछ आ गया, है ना। क्या कहलाता, सीसीई। समझ में आ गया। इसके अलावा एक चीज मैं बात कर रहा था आपसे कि सीसी लागू नहीं था, उससे पहले कहाँ मूल्यांकन होता था उसकी सह शैक्षिक गतिविधियों का, नहीं होता था। उसने बस केवल क्या देखते थे,
कि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद हाफ ईयरली और सत्र के बाद वार्षिक परीक्षा लेकर के केवल ये पता लगा लेते थे कि इस बालक की शैक्षिक उपलब्धियां क्या है, बस। और वो भी किससे? केवल परिणाम में प्राप्त हुए आंकड़ों से कि 100 में से 90 बालक बुद्धिमान है, 100 में से 60 बालक एवरेज है, और 100 में से 40 बालक पिछड़ा हुआ है। हो गया उसका मूल्यांकन। यही है क्या मूल्यांकन? नहीं। आपको मैं एक उदाहरण दे दूं कि बाय द वे किसी दिन बालक की, जिस दिन बालक की परीक्षा है उसी दिन उसकी तबीयत खराब हो गई, नहीं कर पाया अच्छा परफॉर्मेंस, उसके 100 में से 60 आए या 55 आए, है ना। और जब वो बिल्कुल सही था, उसने दूसरे दिन जो पेपर दिया, 5 दिन बाद जो पेपर दिया, 100 में से 90 आ गए। अब एक में 55 और एक में 90, कैसे मूल्यांकन हुआ? एक पेपर तो बता रहा है वो बालक प्रतिभाशाली और एक दूसरा पेपर बता रहा है वो बालक तो पिछड़ा हुआ। कहाँ हुआ? एक दिन की परीक्षा से कहाँ उसका मूल्यांकन होगा? नहीं होता। इसलिए पुरानी हमारे ढर्रे को हटाकर नया एक नवाचार शिक्षा जगत में लाया गया, और उसका नाम क्या था दोस्तों? CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ताकि बालक का नियमित अंतराल से, निरंतर रूप से और संपूर्ण पक्ष व्यापक रूप से उसका मूल्यांकन किया जा सके। ठीक है, आगे ये समझ में। अब बात करते हैं हम कि सतत, अब अलग अलग देखते हैं कि सतत मूल्यांकन क्या है और व्यापक मूल्यांकन क्या है ना। ये तो मैंने आपको एक कंबाइंड तरीके से बता दिया दोस्तों, एक भूमिका के तौर पर। अब हम देखते हैं सतत मूल्यांकन, है ना, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। इसको देखते हैं पहले। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आप याद रखना, मैंने बता दिया कि सतत मूल्यांकन का मतलब बालक का निरंतर नियमित मूल्यांकन करना, है ना। बालक देखो, एक जब ये फॉर्मेट में आपको बताऊंगा पूरा अगले टॉपिक वीडियो में, तो जब आएगा कि एक सत्र को हम ये फॉर्मेट बता देते, एक सत्र, और एक सत्र को हम 2 सेमेस्टर में बांटते हैं। कितने में? 2 सेमेस्टर, है ना। और प्रत्येक सेमेस्टर खास चीज बता रहा हूं कंपटीशन की दृष्टि से, पूरा सत्र 2 सेमेस्टर में बटा होता है ना। और प्रत्येक सेमेस्टर 2, ये इंपॉर्टेंट चीज है, संरचनात्मक मूल्यांकन और एक योगात्मक मूल्यांकन में बटा होता है। समझा? अब देखो, मैं दूसरे तरीके से आपको समझा दूं, ये तो शब्दों में हो गया, अब अंकों में देखो। इस तरह होता है दोस्तों, ये FA1, FA2 और SA1, फिर FA3, FA4 और SA2। FA का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, और फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिंदी क्या होता है? संरचनात्मक आकलन। ये आपका है। अब देखो आप, अच्छा इसको और देख लें। ऐसे का मतलब होता है समेटिव असेसमेंट, है ना, अर्थात योगात्मक आकलन। अब देखो आप, मैंने क्या बताया कि एक सत्र, इसमें 2 सेमेस्टर और प्रत्येक सेमेस्टर 2 संरचनात्मक मूल्यांकन। अब देखो, ये एक सेमेस्टर, ये दूसरा सेमेस्टर। अब प्रत्येक सेमेस्टर 2 संरचनात्मक मूल्यांकन हो गए, तो FA1 और FA2।
और एक योगात्मक मूल्यांकन। ये ऐसे बन एक योगात्मक हो गया। अब दूसरा सेमेस्टर आया, वही FA3 और FA4 दो संरचनात्मक हो गए और SA2 एक योगात्मक। इस तरह से पूरा आपका एक सत्र इस तरह से विभाजित कर दिया जाए। ठीक है, अब यहीं पर आप देखें कितना मूल्यांकन, कितनी बार मूल्यांकन हो गया बालक का? 1 2 3 4 5 और 6 तो हो गया। ये परीक्षा लेकर, मतलब लिखित परीक्षा लेकर, मौखिक परीक्षा लेकर, प्रायोगिक परीक्षा लेकर, साक्षात्कार लेकर, इस तरह से हम इसका नियमित रूप से मूल्यांकन करते रहते हैं। एक बात। दूसरी बात, एक और इसमें सिद्धांत है, वो क्या है कि सारी चीज आप याद रखना तब लिख पाओगे निबंधात्मक रूप से, है ना। दूसरा इसमें क्या होता है कि पूरे सिलेबस को हम 10 यूनिट में बांट देते हैं। स्कूल एजुकेशन तक पूरे सिलेबस को कितने यूनिट में बांटते हैं हम? 10 यूनिट में, है ना। और उस 10 यूनिट, प्रत्येक यूनिट का एक निश्चित समय अवधि होती है कि आप इतने समय में इस यूनिट को कंप्लीट करवाओगे, शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। तो 10 यूनिट 10 महीने, 10 यूनिट को कितना टाइम दिया जाता पढ़ाने के लिए? 10 महीने का। तो एक यूनिट के लिए 1 महीना मिला। हर यूनिट की समाप्ति पर, अर्थात हर महीने उस बालक का एक मूल्यांकन, एक आकलन किया जाता है। तो हर महीने एक आकलन किया, 10 आकलन हो गए उसके। इसका मतलब उसका कौन सा मूल्यांकन हो गया दोस्तों? नियमित मूल्यांकन है, सतत मूल्यांकन, है ना। और साथ साथ में फिर एक और कौन सा चलता रहता है? व्यापक मूल्यांकन। देखो सतत मूल्यांकन में तो हम क्या करते हैं, खास चीज याद रखना। अब आ रहा हूं मैं आपके सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन में तो हम बालक की शैक्षिक उपलब्धियों की जानकारी लेते रहते हैं। अब व्यापक मूल्यांकन में उसका ज्ञानात्मक पक्ष, उसका भावात्मक पक्ष, उसका संज्ञानात्मक पक्ष, उसका क्रियात्मक पक्ष, उस संपूर्ण पक्षों की जानकारी उसकी या आकलन उसका हम करते रहते हैं। ये व्यापक होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। अब आते हैं, मैं आपको लाता हूं सतत मूल्यांकन, है ना। थोड़ा थोड़ा सा और समझ लें, ये आपको क्लियर हो गया पूरा चार्ट, है ना। इसको बहुत अच्छा है, देखो इसको याद रखना बेटो, क्योंकि ये आपको बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया। कंपटीशन में बहुत अच्छा काम आता है ना। अब देखते हैं सतत। तो सतत को वैसा समझ लेंगे क्या है? विद्यार्थी का नियमित और निरंतर चलने वाला शैक्षिक मूल्यांकन, ठीक है। क्या हो जाएगा? सतत मूल्यांकन। ऐसे हम व्यापक मूल्यांकन को देखें। व्यापक मूल्यांकन क्या है? व्यापक मूल्यांकन क्या है? छात्र का संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्र का संपूर्ण मूल्यांकन, ठीक है। ये व्यापक मूल्यांकन क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम सतत और व्यापक मूल्यांकन में सीसी के सिद्धांत क्या है, मतलब किन सिद्धांतों पर सीसी कार्य करता है ना। तो सीसीई के सिद्धांत दोस्तों सीधे सीधे से 3 सिद्धांत है इसके, मतलब 3 सिद्धांतों को लेकर, 3 आधारों को लेकर सीसी हमारे शिक्षा जगत में आया और वही 3 आधारों पर सीसी चल रहा है और चलना चाहिए। पहला आधार देखो, मैं बता दूं आपको कि इसका एक मूल उद्देश्य कहते हैं, यह जो कुंजी है ना इसकी की, वो क्या है? इसका खास आधार ये है सीसी का कि जो अध्यापक छात्र को पढ़ा रहा है उसी अध्यापक के द्वारा बालक का मूल्यांकन होना चाहिए, न कि
कोई बाहरी परीक्षक के द्वारा। समझे इसका मतलब? देखो क्या है, शिक्षण कार्य नंबर 1, पहला क्या है, शिक्षण कार्य कराने वाले शिक्षक द्वारा ही छात्र का मूल्यांकन होना चाहिए। पहला समझ गए? और लिख दें, होना चाहिए ना कि बाहरी परीक्षक द्वारा। बाहरी परीक्षक कौन है? जैसे बोर्ड एग्जाम पढ़ाया तो मैंने, अब मेरे पढ़ाए हुए छात्र का मूल्यांकन कौन कर रहा? कोई दूसरे शहर का शिक्षक, अजमेर बोर्ड पता नहीं उनकी कॉपियों को कहाँ भेजे, तो दूसरा व्यक्ति कर रहा है। सीसी ये चाहता है, सीसी का सिद्धांत ये है कि मैंने पढ़ाया तो मैं ही मेरे बालक छात्र का मूल्यांकन करूं, एक बात है ना। दूसरा सिद्धांत इसका क्या है दोस्तों? नंबर 2, मूल्यांकन कार्य सत्र केवल सत्र के अंत में नहीं, अपितु संपूर्ण सत्र अवधि में निरंतर होना चाहिए। समझ गए इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य हुआ दोस्तों कि होता सीसी से पहले क्या था कि बालक 10वीं क्लास में है, अब उसके केवल उसको हालांकि फॉर्मेलिटी के लिए टेस्ट लेते थे, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड, हाफ ईयरली वगैरह, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं था। केवल 10वीं के बोर्ड एग्जाम में जो उसके मार्क्स आए हैं वही उसकी उपलब्धि का आकलन था, वही उसकी प्रतिभा का आकलन था। अब मैंने बताया कि मान लो जिस दिन उसकी एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम वर्ष में एक बार हो रही है, और एक पेपर जैसे मैथ का पेपर है एक बार हो रहा है वर्ष में, और उस दिन उस बच्चे की तबीयत खराब हो गई या और कोई कारण हो गया, अच्छा नहीं कर पाया अपना परफॉर्मेंस वो, तो उसकी प्रतिभा तो दब गई, नहीं हुआ ना आकलन सही, है ना। तो ये क्या पॉइंट क्या कह रहा है कि केवल एक बार नहीं, वर्ष के अंत में भी होना चाहिए, लेकिन केवल एक बार नहीं कि वर्ष के अंत में हुआ, सत्र भर हर महीने उसका बराबर मूल्यांकन होना चाहिए। ये दूसरा है। तीसरा सिद्धांत क्या है? केवल शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन नहीं, अपितु शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन निरंतर होना चाहिए, है ना। केवल उसने शैक्षिक उपलब्धि क्या प्राप्त की, कि यही हमारा उद्देश्य शिक्षा था कि बालक बस अपना सिलेबस पूरा कर ले और अच्छे अंक प्राप्त कर ले।
क्या उसके व्यवहार का निर्माण करना, क्या उसके चरित्र का निर्माण करना, क्या उसकी नैतिकता का विकास करना, क्या उसके कौशलों का विकास करना, मतलब से क्या उसकी सामाजिकता का निर्माण विकास करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है शिक्षा का। है शैक्षिक उपलब्धि से ज्यादा हमारा उद्देश्य है एक बालक को अच्छा नागरिक बनाना, एक बालक को एक सामाजिक प्राणी बनाना। दोस्तों, जब कभी आप साइकोलॉजी पढ़ोगे, सोशियोलॉजी पढ़ोगे, तब आप देखेंगे हमारे विद्वानों ने कहा भी है कि बालक तो एक पशु के समान पैदा होता है जिसको समाज में आकर के उसे सामाजिक प्राणी बनाया जाता है ना। तो गलत नहीं है, बालक तो एक क्या निर्दोष बालक है, एक निष्कलंक है ना। उसको कोई अता पता नहीं है समाज के बारे में, उसे समाज में रह करके समाज उसे सामाजिक प्राणी बनाता है ना। और ये कब होगा? जब उसके शिक्षा क्षेत्र में ही शैक्षिक गतिविधियों पर हम ध्यान देंगे और उसका मूल्यांकन करेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये सब क्या है? सीसीई के सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं सीसीई के प्रकार, सतत और व्यापक मूल्यांकन के प्रकार। लास्ट आपका आज का टॉपिक ले रहा हूं दोस्तों मैं, सतत मतलब सीसीई के प्रकार। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर कंपटीशन एंड फॉर बीएड फाइनल एग्जामिनेशन, है ना। तो दोस्तों, सीसीई के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, मतलब सतत एवं व्यापक आंतरिक मूल्यांकन और दूसरा सतत एवं व्यापक बाहरी मूल्यांकन। समझ गए होंगे आप। आंतरिक मूल्यांकन का मतलब हुआ कि छात्र का मूल्यांकन वही व्यक्ति करे, वही शिक्षक करे जिस शिक्षक ने उसको पढ़ाया है, जिस शिक्षक की देख रेख में उस बालक ने पूरा सत्र निकाला है, वही शिक्षक उसका सतत और व्यापक मूल्यांकन करे, है ना। और बाहरी का मतलब क्या है कि सत्र में एक बार उस छात्र का कोई दूसरा व्यक्ति मूल्यांकन कर ले, है ना। ये बाहरी हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम इसी पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों, सतत एवं बाहरी पर। क्या है सतत? अब सबसे पहले हम लेते हैं सतत एवं व्यापक आंतरिक मूल्यांकन। इसके बारे में थोड़ा सा मैं लिख दूं आपके लिए, क्यों? तो इसमें ये तो हो जाएगा पढ़ाने वाला शिक्षक ही, समझ गए, पढ़ाने वाला शिक्षक ही विद्यार्थी का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करे। इसमें छात्रों की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन आंतरिक रूप से अर्थात स्थानीय शिक्षक के द्वारा होता है। बालक की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन आंतरिक स्तर पर। आंतरिक स्तर का मतलब कि जिस छात्र को जिस शिक्षक ने पढ़ाया वही शिक्षक उसका मूल्यांकन करेगा। ठीक है, और कब करेगा? लगातार करेगा, है ना। पूरे सत्र पर्यंत करेगा, हर दिन करेगा, हर सप्ताह करेगा, हर महीने करेगा, है ना। किसका करेगा? उस छात्र की शैक्षिक और शैक्षिक गतिविधियों का करेगा और उसकी एक प्रोफाइल तैयार करेगा, उसका एक रिकॉर्ड तैयार करेगा। मैंने बताया था आपको आज इसी वीडियो में कि पूरे सिलेबस को 10 यूनिट में बांट लिया जाता है और प्रत्येक यूनिट के लिए 1 महीने की समय अवधि दे दी जाती है। इसका मतलब है कि 1 महीने में 1 यूनिट खत्म हो गई और किया जाए। ये तो हो गया उसका शैक्षिक मूल्यांकन, है ना। कितना उसने उपलब्धि प्राप्त की, एक बार। दूसरा, अब इस 1 महीने में उसकी शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन, उसके बालक की कल्चर, उस बालक का व्यवहार, उस बालक का चरित्र, उसका नैतिक विकास वगैरह वगैरह, उसकी सांस्कृतिक रुचियां, आदतें, है ना, सामाजिकता, नैतिकता, इन सब पर हम शिक्षक होने के नाते उस पर ध्यान रखते हैं, नजर रखते हैं और उसमें सुधार करवाते हैं।
ये होता है बालक का शैक्षिक सतत शैक्षिक मूल्यांकन। इसमें एक चीज और ध्यान, अच्छा ये मूल्यांकन का आधार क्या है, कैसे करें, तो उसके लिए वही साक्षात्कार, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा है ना, इनके द्वारा हम उस बालक का नियमित मूल्यांकन करते रहते हैं। जिस कौन करता है, वही शिक्षक करते हैं, जो शिक्षक उस बालक को सत्र भर या साल भर पढ़ाते हैं। ये कहलाता है आंतरिक मूल्यांकन। अब इसमें खास चीज आप याद रखना, जो मैं आपके लिए कंपटीशन की दृष्टि से लिख रहा हूं दोस्तों, बहुत अच्छा है कि जो ये आंतरिक मूल्यांकन होता है, इसको हम कहते हैं दोस्तों, यही मैं लिख दूं, संरचनात्मक मूल्यांकन। क्या कहते हैं इसको, संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, जिसका उद्देश्य छात्रों की निष्पत्ति एवं सुधार करना है। समझे कि इसका उद्देश्य क्या है, संरचना, बहुत अच्छा पॉइंट और समझाऊंगा अभी मैं। संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं जिसका उद्देश्य क्या, छात्रों की निष्पत्ति का आकलन, निष्पत्ति मतलब अचीवमेंट, उपलब्धि का आकलन करना और उसमें सुधार करवाना, क्या कमियां रह गई, ये खास चीज है। संरचनात्मक मूल्यांकन के 4 कीवर्ड है कंपटीशन में। आज बता रहा हूं आपको दोस्तों, लिख लेना इस बात को, केशव जी ने बताई थी ये बात, जो आ गई कंपटीशन में, आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से संरचनात्मक मूल्यांकन का कौन सा कार्य है या कौन सा नहीं है। तो संरचनात्मक मूल्यांकन के दोस्तों खास तौर से 4 कार्य है। वो 4 कार्य कौन कौन से हैं, वो संरचनात्मक या आंतरिक मूल्यांकन, वो 4 कार्य कौन कौन से दोस्तों देखें। पृष्ठपोषण, उपचारात्मक शिक्षण, परामर्श और निर्देशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 4 कार्य संरचनात्मक मूल्यांकन के 4 कार्य कौन कौन से हैं। पृष्ठपोषण मतलब फीडबैक, पृष्ठपोषण है ना। दूसरा उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। तीसरा परामर्श और चौथा निर्देशन। गांठ बांध लो दोस्तों इन चारों के लिए, इन चारों को बिल्कुल याद रखना कि संरचनात्मक मूल्यांकन के 4 कार्य। अच्छा, संरचनात्मक मूल्यांकन का अंग्रेजी क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब FA। तो FA के कार्य है ना, FA के कार्य, ऐसे के नहीं है, ध्यान रखना, SA के नहीं है, समेटिव के नहीं है, योगात्मक के नहीं है, संरचनात्मक के, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया, आंतरिक। अब दूसरा आता है कौन सा, बाहरी, सतत एवं व्यापक बाहरी मूल्यांकन। तो बाहरी के लिए क्या है, बाहरी मूल्यांकन में छात्रों को संप्रांतिक आकलन, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक परीक्षाओं द्वारा होता है। वही बात, मूल्यांकन का आधार तो वही, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, लेकिन लेता कौन है, ये देखें आप, दूसरा व्यक्ति लेता है ना, लेता है। प्रश्न पत्रों द्वारा सत्र के अंत में औपचारिक ढंग से के लिए 2 अध्यापक या बाहरी परीक्षा को द्वारा लिया जाता है। ये क्लियर हो गया, मतलब बाहरी मूल्यांकन बाहरी व्यक्ति लेता है, करता है, 1-2 व्यक्ति, 2 परीक्षक है ना, और एक प्रश्न पत्र होता है, उसके द्वारा करते हो। कब, सत्र के अंत में करते हैं, है ना। तो मैंने लिखा आंतरिक मूल्यांकन नियमित चलता है और बाहरी मूल्यांकन सत्र के अंत में के लिए, और क्या लिखूं, बाहरी परीक्षकों द्वारा, बाहरी परीक्षकों द्वारा, ठीक है। अब आगे बाहरी परीक्षकों के द्वारा होता है। और फिर एक चीज और इसमें ध्यान रखना, इसका उद्देश्य, अब खास चीज इंपॉर्टेंट, इसके कार्य, तो इसके कार्य, अच्छा इसको क्या लिखते हैं हम, बाहरी को योगात्मक, योगात्मक मूल्यांकन,
योगात्मक आकलन कहते हैं, है ना। ये हो गया संरचनात्मक और ये हो गया योगात्मक। मतलब ये एफ है, ये मूल्यांकन देगा, क्या लिखते हैं इसको, आकलन। ये एफ है और ये क्या हो गया, ऐसे। ये मैं बता चुका हूं आपको, फॉर्मेटिव असेसमेंट और सम्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। ये सत्र के 6 महीने का सत्र के अंत में या सेमेस्टर के अंत में एक ही बार ही तो हो रहा है, एक सेमेस्टर में, और फॉर्मेटिव 2 बार हो रहा है। ये पहले मैं बता चुका हूं आपको, है ना। सत्र के अंत में फिर हो जाता है। तो कुल मिलाकर के एक सत्र में 4 तो ऐसे हो गए और 2 ऐसे हो गए। ये पहले बता चुका हूं इसी वीडियो में, पढ़ लेना, है ना। अब क्लियर हुआ। अब इसके उद्देश्य क्या है, जैसे इसको एफए का उद्देश्य क्या है, पृष्ठपोषण, जानते हो आप, मतलब उसकी जो कमियां हैं बालक की, जो अच्छाइयां निकल कर आई, जो कमियां निकल कर आई, उनके बारे में बताना। फीडबैक हो गया। उपचारात्मक शिक्षा, अब जब कमियां जो निकल कर आई उनको दूर करने के लिए, उपचार मतलब इलाज करना, उनकी जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करना, उपचारात्मक शिक्षा। परामर्श देना और निर्देशन देना, है ना। अब इसके कार्य देना किसके, ऐसे के कार्य ये नहीं है, क्योंकि ऐसे कब हो रहा है, सेमेस्टर के अंत में या सत्र के अंत में। चलते सेमेस्टर में, चलते सत्र में नहीं हो रहा है। तो ऐसे जब हो रहा है, अब आप खुद सोचिए कि ऐसे में क्या पृष्ठपोषण दिया जाएगा, देखो क्यों नहीं दिया जाएगा। क्या उपचारात्मक शिक्षण होगा, नहीं होगा। परामर्श निर्देशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं बताऊं। तो होगा क्या, तो इसमें होगा दोस्तों, इसका उद्देश्य है कक्षा उन्नति। कक्षा उन्नति मतलब मान लो कोई बालक कक्षा 6 में था और उसका बाहरी मूल्यांकन हुआ है, या कक्षा 8 में था उसका बाहरी मूल्यांकन हो गया, तो क्या करेंगे, कब हुआ बाहरी मूल्यांकन, अंत में। तो अंत में जब हो ही गया तो ना तो हम पृष्ठपोषण देंगे, ना हम उसको निर्देशन देंगे, ना परामर्श देंगे, ना उपचार करेंगे। हमारा तो अब अंत में है, जो कुछ करना था हमने उपचारात्मक मूल्यांकन इसमें कर दिया है। अब तो हम उसे क्या करेंगे, कक्षा उन्नति देंगे। 6ठी क्लास में था, अब उसे 7वीं में भेज देंगे। ना तो परामर्श, ना निर्देशन, ना पृष्ठपोषण। ये कंपटीशन में पूछते हैं। आप सोचिए कि जब क्लास के अंत में, सत्र के अंत में हम कोई परीक्षा ले रहे हैं, तो उस कक्षा की कमियों को थोड़ी बताएंगे हम, फिर तो उसे अगली क्लास में भेज देंगे, अगली क्लास में उसका उपचार करेंगे अगली क्लास के अनुसार, है ना। तो ये चीजें कॉमन सेंस से याद रखना, रटने की आवश्यकता नहीं कि सत्र के अंत में जो मूल्यांकन होता है उसके द्वारा हम कोई पृष्ठपोषण बालक को नहीं देते, कोई कमियां नहीं निकालते। हम उस बालक ने जो परफॉर्मेंस दी है उसके आधार पर हम परिणाम जारी करके उसे कक्षा उन्नति दे देते हैं। एक उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य इसका क्या है दोस्तों, प्रमाण पत्र देना। प्रमाण पत्र देना। अब आप देख लो, यहां देते हैं क्या प्रमाण पत्र, फर्स्ट टेस्ट में, सेकंड टेस्ट में, हाफ ईयरली में, इनमें कोई प्रमाण पत्र नहीं देते। सब उसको डिग्री सर्टिफिकेट कब देते हैं, या क्या बोलते हैं, रिजल्ट शीट कब देते हैं, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट कब देते हैं, जब उस बालक ने सत्र के अंत में उसका मूल्यांकन, मतलब वार्षिक परीक्षा के बाद देते हैं ना, तो प्रमाण पत्र दे। अब ये याद रखना कि प्रमाण पत्र कौन से मूल्यांकन में दिया जाता है, ऐसे में, ना कि एफए में। कक्षा उन्नति कौन से असेसमेंट से होगी, ऐसे से, ना कि एफए से, ठीक है। और 2 काम और है इसके, क्या, जो सीधे सीधे हैं। एक तो है उच्च स्तरीय शिक्षा में प्रवेश होगा इसी से, क्योंकि इसी से क्लियर होगा कक्षा उन्नति।
कोई बालक ने 10वीं का मूल्यांकन करवाया, परीक्षा दी बोर्ड की, और उसे 11वीं में भेजेंगे, है ना। तो उच्च स्तरीय में कौन से मूल्यांकन से जाएगा बालक उच्च स्तरीय कक्षा में? ऐसे से, ना कि ऐसे से। और लास्ट में रोजगार चयन, रोजगार चयन में सहायक। अब रोजगार चयन में क्या होता है, उसने डिग्री ले ली, उसने प्रमाण पत्र ले लिया, जिसके आधार पर हम रोजगार चयन के लिए कोशिश करेंगे। इसमें ना तो प्रमाण पत्र मिलता है और ना ही उसके रोजगार चयन में सहायक होता है। तो ये चार कार्य दोनों के आधार पर एफए और एसए। ठीक है दोस्तों, ये आपका आज सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया दोस्तों। सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू। सो